नंबर 21। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, एक तो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। होम असाइनमेंट में आपको 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए गए थे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्टर्स का टॉपिक चल रहा था, तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है और कैसे होती है। कौन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली हम पढ़े होंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन डायरेक्टर्स को अपॉइंट। जनरल रूल तो आपको पता ही है कि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं जी, ठीक है। लेकिन ये जनरल रूल है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के अलावा कोई और लोग कर रहे हैं। वो कौन लोग करते हैं और कब करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में पहली चीज हमने क्या सीखनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जिसका मतलब क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। और जो मोर देन 95% डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो रेगुलर वे में होती है। रेगुलर वे क्या होता है, शेयर होल्डर। जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसे बनती है, वो इलेक्शन के जरिए से, लेकिन बाजू का इलेक्शन के बगैर भी तो निगरान हुकूमत जैसे है, और इसके अलावा जो मार्शल लॉ, ठीक है, तो इलेक्शन के, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कॉमन है। लेकिन नॉर्मली दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में मोर देन 95% गवर्नमेंट इलेक्शन के जरिए। तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी मोर देन 95% किस सेशन में होगी, इलेक्शन के जरिए। तो इसमें जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट इलेक्शन के जरिए से होती है ना, उसका प्रोसीजर सीखेंगे आज। यानी पहला कंसेप्ट हमारा क्या होगा कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन कर। और रूटीन में चूंकि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं, तो फिर इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। इलेक्शन के रूल्स क्या है वो सीखेंगे। जनरल इलेक्शन के रूल्स नहीं सीखेंगे। जनरल इलेक्शन के रूल किसके सीखेंगे, बोर्ड इलेक्शन के रूल्स। डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा, वो दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या सीखने जा रहे हैं, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, और दूसरा जब शेयर होल्डर्स करते हैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन। लेकिन पहले प्रीवियस इस चैप्टर में से या इवन चैप्टर 1 और 2 जो आपने पढ़ा है, अगर आपको कुछ भी याद हो उसमें से और कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ ले। कोई सवाल पूछ लीजिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 में से, या चैप्टर 3 जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से कुछ पूछ ले। कुछ नहीं पूछना, सब ठीक है, चले जी, सब ठीक। अच्छा, हमने असाइनमेंट थी हमारे, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 3 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करने थे, 3, 5 और 6। कुछ स्टूडेंट का डिस्कस हो गए थे, तो कोई बात नहीं, डिस्कस हो, वो कौन सा आपको याद होंगे, भूल गए होंगे, अगर हम कर लेते हैं दोबारा, इसमें क्या हर्ज है। क्वेश्चन 3। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में इससे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा था, एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। शाबाश। लेकिन आगे अब मैं तब पढ़ाऊंगा जब आप मुझे पिछला सुनाएंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्राइटेरिया बता दे, दो बता दे। नेचुरल पर्सन, शाबाश। मेंबर, शाबाश। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी कि जिनमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। फुल टाइम एम्प्लॉय और चीफ एग्जीक्यूटिव, फुल टाइम डायरेक्टर, हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट और फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर। शाबाश। ये 4 एक्सेप्शंस थी जिनमें नॉन मेंबर भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था। माइनर, अनसाउंड माइंड, बॉडी कॉर्पोरेट, नॉन मेंबर, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर। इसकी एक्सेप्शन भी थी, अनलेस अलाउड बाय कमीशन, ठीक है। और अच्छा, ये सारी चीजें छोड़े, एंड पे उसने कहा था 2 एग्जांपल्स उसने ऐसी क्राइटेरिया की बताई थी जो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। वो कौन सी थी, डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा कौन सा था, ब्रोकर। अच्छा, ये ब्रोकर कौन होता है, हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को बाय सेल करता है, उसका बिजनेस यही होता है। चलिए ठीक है, तसल्ली हो गई मेरी। अब आप केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के काबिल है। कह रहे लास्ट ईयर द कोर्ट डिक्लेयर्ड समी एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर। हाँ, लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर पे भी तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ना, 5 साल के लिए। उसी कंपनी के लिए कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी। कह रहे लास्ट ईयर कोर्ट डिक्लेयर्ड समी एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर एज ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, ये आगे आएगी। In which he was a director. This year Sami is considering to join XYZ Limited as director. Can he be appointed as director of XYZ Limited? क्यों नहीं कर सकता, पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे तक के लिए है,
5 साल के लिए। वो इसका किसी ABC क्या XYZ में भी नहीं बाइंड हो सकता, IJK में भी बाइंड नहीं हो सकता। कितने साल तक? 5 साल कहां से गिनने हैं? डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन से। डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अगर 1 मार्च है, 28 फरवरी जो साल खत्म होगा वो, हाँ 5 साल, तो 5 साल 28 फरवरी को खत्म। जो साल 1 मार्च को शुरू हो वो साल कब खत्म होता है? 28 फरवरी। काउंटिंग में सीखा हुआ है कंसेप्ट आपने, ठीक है। 1 मार्च को जो शुरू होता है वो 1 मार्च को खत्म नहीं होता, 28 फरवरी को खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। Under the provisions of Company Act 2007, comment on following situation. Zafar was recently appointed as director of HP Limited, a listed company. इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? सी लॉ के बाद लिस्टेड को अंडरलाइन करें। In March 2018, the board of directors came to know that Zafar had been declared a defaulter by High Court. डिस्क्वालीफाइड हुआ कि नहीं हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया कि नहीं हुआ? भाई हो गया, डिफॉल्टर है। लिस्टेड कंपनी के केस में डिफॉल्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। क्या ये लिस्टेड कंपनी है? तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। हाँ, डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। उसने यहाँ पे ये नहीं बताया डिफॉल्टर किस चीज का हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर वो डिफॉल्टर हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो फिर ठीक है, डिस्क्वालीफाइड। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं है तो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। ये कह सकते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। शाबाश। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी का एलिजिबल होगा, ये पॉइंट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया उसने कि ये एचपी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। क्लियर? 6. साजिद वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एससी लिमिटेड, ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड को अंडरलाइन करें। इस पूरी लाइन में सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? अनलिस्टेड। इन जुलाई 2020, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केम टू नो दैट मिसेस साजिद, ये मिस्टर साजिद है, मिसेस साजिद है कि साजिद लिमिटेड है? तीनों में फर्क बताया हुआ ना आपको। हाँ, मिसेस स्पाउस is engaged in business of brokerage on Pakistan Stock Exchange. Discuss the appointment of Sajid as director. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जो ब्रोकर वाली है वो तो सिर्फ डायरेक्टर में पॉइंट, स्पाउस में नहीं होती। स्पाउस में भी प्रीमियम अप्लाई होती है। अच्छा, तो लिस्टेड के लिए ये तो अनलिस्टेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो ही नहीं रहे होंगे, तो इसमें अगर वो ब्रोकर बन भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके शेयर को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये तो उधर है ही नहीं। तो इसमें अपॉइंटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 क्लियर? चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहली चीज, एवरी कंपनी शैल हैव डायरेक्टर। ये भी कोई बताने वाली बात थी? एवरी कंपनी शैल हैव डायरेक्टर होंगे तो कंपनी चलेगी ना, ठीक है। ये तो ऐसे जैसे कि हर जहाज का पायलट होगा, वो तो जरूरी है। पायलट होगा तो जहाज चलेगा ना, ऑटो पायलट मोड में सारा थोड़ी चलना है। तो हर कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, एग्री करते हैं। पर आपको एक और मजे की बात बताऊं, हर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, हर कंपनी का। लेकिन डायरेक्टर में और चीफ एग्जीक्यूटिव में फर्क है। क्या फर्क है? शाबाश, डायरेक्टर्स को मेंबर अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा फर्क, देयर आर मेनी डायरेक्टर्स बट देयर इज ओनली वन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, बहरहाल हम कौन सा भी चीफ एग्जीक्यूटिव, हम तो डायरेक्टर पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर भी रहते हैं। डायरेक्टर ही समझ आ जाए बड़ी बात है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर देख ले, नजर मारे, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 चीफ एग्जीक्यूटिव है ना। हाँ शाबाश। अच्छा, अब कह रहा है कि डायरेक्टर्स तो होंगे हर कंपनी के, लेकिन तादाद कितनी है? कहता है मिनिमम की हम बताते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। मिनिमम जितने मर्जी कर ले। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन से हैं? मैक्सिमम नहीं बोल रहा, कम से कम। सिंगल मेंबर कंपनी है, कितने डायरेक्टर होंगे? 1। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है 2 मिनिमम। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है 3, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है 7। तो मुझे ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट पहले पढ़ा नहीं लग रहा? कहां पढ़ा था? कहां? किस कंसेप्ट में? ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला कंसेप्ट और किस कंसेप्ट से मिलता जुलता है? बताएं भाई।
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला कंसेप्ट और किस कंसेप्ट से मिलता जुलता बताएं, शाबाश। किससे मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है ये कंसेप्ट? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, शाबाश। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाला कंसेप्ट है वही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। भाई याद है कि नहीं, सिंगल मेंबर कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर? 1। और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट में, और अनलिस्टेड में पब्लिक, और लिस्टेड में। तो वही कंसेप्ट तो है इधर, इसलिए ध्यान में रखिएगा। जब कभी क्वेश्चन में केस स्टडी ना ट्विस्ट आपको उसका दाव बता रहा हूं, दाव तरीका बार दाता है क्या। केस स्टडी में कहेगा ए बी और सी 3 मेंबर्स हैं और यही 3 डायरेक्टर भी हैं। आगे टाइप ऑफ कंपनी नहीं बताएगा, हालांकि बता भी गया पब्लिक अनलिस्टेड। कैसे पता चला? 3 है तो उसी में। पहला दाव उसने ये खेला, टाइप ऑफ कंपनी बताएगा भी नहीं लेकिन बता भी जाए, कुछ भी नहीं कहेगा और कह भी जाएगा। 3 मेंबर्स हैं, दादा लगा लेना ये अनलिस्टेड कंपनी। आगे क्या कहेगा? आगे कहेगा में से एक की डेथ हो गई, बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आपने कहना है एक की डेथ हो गई तो रिक्वायरमेंट वायलेट हो गई। कौन सी रिक्वायरमेंट वायलेट हुई? मिनिमम इनकम्प्लीट। दोनों रिक्वायर, एक नहीं, क्योंकि वो मेंबर भी थे डायरेक्टर भी थे, इसलिए एक नहीं 2 रिक्वायरमेंट्स वायलेट हुई। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाले भी, और आप सिर्फ एक लिख के आएंगे। आप सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स में, मुझे कैसे पता चला? एग्जामिनर कमेंट्स में बताया उसने कि मैंने जब कह दिया था ये 3 मेंबर्स भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझ आना चाहिए था कि जब एक की डेथ होगी तो मेंबर वाली रिक्वायरमेंट वायलेट हो रही है, डायरेक्टर वाली भी हो रही है, दोनों डिस्कस कर रहे हैं। मिनिमम नंबर समझ आ गया? अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं, उसने लिखा इफ नॉट फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल्स ने फिक्स नहीं किए मिनिमम तो ये होंगे, और अगर आर्टिकल्स ने फिक्स कर दिए तो वही होंगे आर्टिकल्स वाले। जैसे फर्ज कीजिए आर्टिकल्स ने कहा लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर मेंबर 10 होंगे तो कितने होंगे? 10 होंगे। जैसे आर्टिकल्स ने कहा कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मिनिमम नंबर मेंबर 7 होंगे तो कितने होंगे? 7 होंगे। जैसे आर्टिकल्स ने कहा कि प्राइवेट कंपनी है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी और मिनिमम नंबर मेंबर्स 1 होंगे तो कितने होंगे? ये चीज शाह, ये 2 होंगे, क्योंकि आर्टिकल्स वाली बात तब तक अप्लाई होगी जब तक वो अगेंस्ट नहीं होगी। बड़े भाई की सारी बातें माननी है तब तक जब वो वालिद साहब की बात के अगेंस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कंपनीज एक्ट है ये वालिद साहब है, और आर्टिकल्स क्या है? ये बड़ा भाई है। ठीक है, तो बड़े भाई की बात माननी है जब तक कंपनीज के। भैया बात समझ आ गई ना? आगे चलते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर हमने स्पेसिफाई नहीं किए, इसलिए कि डिपेंड करता है, कंपनी छोटी है तो थोड़े नंबर हम स्पेसिफाई कर देते हैं मैक्सिमम, तो कंपनी उससे भी बढ़ जाती। ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस पूरी दुनिया में फैल जाते, हर पाकिस्तानी कंपनी होती, हर मुल्क के हर शहर में उसकी ब्रांचेस होती, फिर तो 2,500-3 हजार डायरेक्टर चाहिए थे ना। तो उन्होंने कहा इसीलिए हमें पता है कि करीब ऐसी कंपनी आने वाली है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। लेकिन आर्टिकल चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। कंपनीज एक्ट ने नहीं किया, आर्टिकल्स कर सकते हैं। अच्छा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर डायरेक्टर ने नहीं बताया तो फिर नेक्स्ट जैसे देखें मिनिमम नंबर है लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर है 7, आर्टिकल में लिखा मैक्सिमम हो गए 50। अब जब एजीएम आएगी उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट होने कितने किए जाएंगे? 7 के 50 या दरमियान में कोई भी? ये कौन डिसाइड, अहम क्वेश्चन, ये कौन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट टर्म के लिए कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं? ये डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, उन्हीं को पता, खुद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है ना कि बिजनेस में कितना काम है और कितने लोगों की जरूरत है। शेयर होल्डर को ज्यादा टेंशन है ना कि वो अपने रिश्तेदार को भी भर्ती कर, तो वो आर्टिकल्स में मैक्सिमम नंबर लगा दे, आर्टिकल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स कर दें, फिर डायरेक्टर्स पाबंद हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। वरना ये जो बिजनेस को समझता है उसे ही पता है। अब देखें, अब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उस सब्जेक्ट के लिए कितने असिस्टेंट्स की जरूरत है ये मुझे ही पता है ना, प्रिंसिपल साहब को तो नहीं पता। ठीक है, मैं उनसे कहूंगा कि जी मुझे 3 टीएस की जरूरत है, वो कहते नहीं एक ही मिलेगा तो मैं टीएस बस। सर ऐसे काम ही नहीं हो सकता। रेलिवेंट पर्सन जो काम कर रहा है उसको बिजनेस की अपने काम की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो डायरेक्टर को ज्यादा बेहतर पता है कि नेक्स्ट टर्म के लिए कितना काम है,
कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं और उसके लिए कितने डायरेक्टर्स की जरूरत। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसने फिक्स करने हैं नेक्स्ट टर्म के लिए? डायरेक्टर ने। लेकिन ये वो कंपनीज एक्ट को और आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए डिसाइड करते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात हो गई, ये हमने कंप्लीट कर लिया। चले अब चलते हैं इसके बाद आगे की डिस्कशन की तरफ कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है, और कौन करेगा। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट के साथ लिख ले अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यानी कौन ऑथोराइज्ड है, कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डायरेक्टर पे। कंपनीज एक्ट ने जितने भी ऑफिशियल्स का जिक्र किया है ना, जैसे डायरेक्टर है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है, या इसके बाद कुछ और ऑफिशियल्स भी आएंगे, तो वो उनकी डिफरेंट कैटेगरी बनाता है। एक कहता है फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? कंपनी की जिंदगी के पहले डायरेक्टर्स। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी डायरेक्टर है, ये पहले डायरेक्टर, ये दूसरे डायरेक्टर, दूसरे के बाद तीसरी दफा, तीसरी टर्म का तीसरे नंबर वाला भी यही, चौथे नंबर, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, यानी बाद में जितने भी डायरेक्टर हैं उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर को फर्स्ट डायरेक्टर कहेंगे, सेकंड और थर्ड और फोर्थ और 50th और 100th को सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ठीक है। अगर तो दरमियान एक दफा डायरेक्टर अपॉइंट हो गया और अपनी 3 साल की मुद्दत पूरी करने से पहले कोई भी डायरेक्टर ना मरे, तो फिर कंसेप्ट यहीं में खत्म। लेकिन वो तो कभी भी आ सकते हैं ना। तो उस 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ और 2 साल बाद ही रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी। तो जब कोई अपनी टर्म पूरी होने से पहले फारग हो जाए बंदा, उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के साथ लिख लीजिए क्या? डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी कैसे राइज होती है? डेथ और रेजिग्नेशन भी लिख लो, लेकिन ज्यादातर लिखा हुआ डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ तो अंडरलाइन कर ले। इसका मतलब है एक बंदे को 3 साल के लिए अपॉइंट किया, साल के बाद उसकी डेथ हो गई, क्या हुआ? कैजुअल वैकेंसी। डेथ कैसे हुई होगी? कोई रीजन बता, केस स्टडी बनानी है क्या? कोविड हो गया, उसको कोरोना वायरस हो गया, उसे डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी आ गई। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हुई होगी? डायरेक्टर ने क्या किया होगा तो डिस्क्वालीफाई, लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर और सारे शेयर्स बेच दिए, सारे शेयर बेच दिए। लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शन हैं। अगर वो एक्सेप्शन में आ गया तो फिर बच जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन में नहीं आता तो डायरेक्टर नहीं रहे। और क्या होगा? पर्सन ऑफ फंड्स पागल हो गया और लिस्टेड कंपनी थी, डिफॉल्ट कर गया। लिस्टेड कंपनी थी, ब्रोकर से शादी कर ले और कुछ ना हो, डिस्क्वालीफाई हो गए हो भाई, डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालिफिकेशन की टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ये सारी याद रख, केस स्टडी में वो कोई भी इवेंट इस तरह का क्रिएट कर देगा। तो कैजुअल वैकेंसी का, क्योंकि चूंकि पहली दफा हम ये लफ्ज पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑफिशियल, जैसे डायरेक्टर्स हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अपना टेन्योर, अपनी मुद्दत, अपना पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने से पहले मर जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, रिजाइन कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखकर कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल यानी काम अधूरा छोड़ के चला गया। कहां गया? ये छोड़े चला गया। यह है कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट। समझ आया? मेन पॉइंट यह है कि जब एक डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए, उसे फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, हाँ, अब जाहिर है असूली तौर पे करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, अगर कोई डायरेक्टर कहे नहीं यार मैं फारग बैठा हूं, इसका काम ही मैं कर लूंगा, तो फिर वो अलग बात है। वरना असूली तौर पर हाँ, मिनिमम, बिल्कुल बिल्कुल तो करना चाहिए कैजुअल वैकेंसी। हम फिलहाल यही पॉइंट लेके चलते हैं। तो कैजुअल वैकेंसी का ये कंसेप्ट है, कौन करेगा? 3, फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, और एक है नॉमिनी डायरेक्टर। ये नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? ये वही है, वही रिप्रेजेंटेटिव वाला।
गवर्नमेंट वाला और क्रेडिटर वाला भी और बॉडी कॉर्पोरेट वाला भी, ये वही गवर्नमेंट बॉडी को एक्सेप्शन में से जो लास्ट होते हैं। तो ये टाइप ऑफ डायरेक्टर समझ आ गया, पहले भी आपको टाइप ऑफ डायरेक्टर समझाया है। अब नेक्स्ट लेवल पे हम क्या समझने जा रहे हैं कि इनको अपॉइंट कौन करे। भाई फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। शाबाश, कौन बोला मेंबर्स? मेंबर के सब्सक्राइबर। याद है जब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि आर्टिकल्स के अंदर नाम लिखते हैं, नॉमिनेट करते हैं, और जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो प्रपोज डायरेक्टर बिकम्स अपॉइंटेड डायरेक्टर। प्रपोज पर्सन, वो क्या था? पर्सन whose names are proposed as director become director। तो वो किसने प्रपोज किए होते हैं? सब। उस वक्त तो कंपनी बनी नहीं जब प्रपोज किए थे। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन? जिसने मेंबर लिखा 0 नंबर, जिसने मेंबर लिखा 0 नंबर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? सब्सक्राइबर। और ये कब तक होंगे? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में फिर इलेक्शन होगा और नए डायरेक्टर आएंगे। ठीक है। कहते हैं इनकी तादाद को मेंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं, अगर मेंबर को लगे नहीं ज्यादा करना है तो कर दे ज्यादा। अच्छा जरा सोच के मुझे बताइए, अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनको आगे फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर हो गया। फर्स्ट डायरेक्टर यहां पे खत्म। कौन करेगा? सब्सक्राइबर्स। और इनका टेन्योर कब तक होगा? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम पे ये हो गए रिटायर। क्या रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के चाहे जितनी 10 दफा आ जाए, इलेक्शन लड़े चाहे 10 दफा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कौन? मेंबर्स। सब्सिक्वेंट, मैंने कब कहा सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स सुने, एक है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करना, एक है नेम्स ऑफ डायरेक्टर। जो पिछले वाले थे ना रिटायरिंग, नंबर ऑफ अगले टर्म के लिए 12 डायरेक्टर चाहिए, वो नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। इनका ये कह रहे हैं क्वेश्चन इनका ये सर, अभी तो आपने कहा था कि जो डायरेक्टर्स हैं नेक्स्ट वो पिछले वाले डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, तो अब कह रहे हैं कि मेंबर्स करेंगे। पिछले वाले डायरेक्टर्स नेक्स्ट टर्म के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। हाँ, नेम के कौन कौन होगा ये वो डिसाइड नहीं करते, ये कौन डिसाइड करता है? मेंबर्स का। और कहां करते हैं मेंबर्स? एजीएम पता ना क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की जो हर साल होगी। एजीएम में एम का मतलब क्या? मीटिंग। जी का मतलब क्या? जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की। एनुअल का मतलब क्या? वो जो हर साल होगी। और वो जनरल मीटिंग जो हर साल नहीं होती, कभी कभार होती है बवक्ते जरूरत, उसे एजीएम नहीं कहते, उसे कहते हैं ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 12। तो मेंबर्स सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स कहां करेंगे? टेन्योर क्या होगा? 3 साल। हाँ, ये टेन्योर कम हो सकता है। ये टेन्योर किस कंपनी के लिए? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जो लिमिटेड बाय गारंटी वाली होती है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल चाहे तो 3 साल से शॉर्टर पीरियड के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वो भाईजान उसको नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे पूछा होगा बताइए भाईजान डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या है? ये प्यारे भाई मुझे बताएंगे। भाई अब मेरी तरफ भी देख लेना। 10 मिनट तक उसकी तरफ देखा था, बातें कर रहा था, अब 1 मिनट के लिए मेरी तरफ भी तवज्जो फरमाएं। बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा डायरेक्टर का टेन्योर क्या बताइए? 5 ईयर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डायरेक्टर है मिनिस्टर है वो? डायरेक्टर। देखा ये अब अभी बताया, अभी बताया। डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या है? 3 ईयर। गलत, फेल। क्या मैंने ये बोला कि फर्स्ट डायरेक्टर के सब्सिक्वेंट डायरेक्टर? तो सबका बताना पड़ेगा ये चीज। तो डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या है? इट डिपेंड्स। अगर फर्स्ट डायरेक्टर है तो टेन्योर क्या है? टिल फर्स्ट एजीएम। कब तक? और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? 3 ईयर। आगे मार, फेल। पूरी बात नहीं की।
कंपनी लॉ में सबसे बड़ी रीजन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फेल होने की, पूरी बात नहीं की। 3 years बता तो दिया, पूरी बात कहां पे है? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये भी तो फिर पीरियड कम भी हो सकता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर क्लियर हो गया। फिर कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी, अच्छा मुझे बताएं, 3 साल के डायरेक्टर को अपॉइंट किया, 2 साल बाद डेथ हो गई एक डायरेक्टर की, क्या अब उसके लिए सारे शेयर होल्डर्स को तकलीफ दी जाए? उन्होंने कहा जाए भाई आओ जनरल मीटिंग करते हैं और ये अपॉइंटमेंट करो, यहाँ के एक आधे डायरेक्टर, भाई बाकी सारे तो ठीक है, एक आधे डायरेक्टर की बात है तो रिमेनिंग डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट कर दें। क्या ज्यादा एफिशिएंट था? अगर आप लॉ मेकर होते, कैजुअल वैकेंसी फिल करने की पावर किसको देते? मेंबर्स के पास ही रहने देते कि एक आधा डायरेक्टर है वो भी थोड़े अरसे के लिए है, तो मेंबर को क्या तकलीफ देनी, डायरेक्टर्स को ही ये पावर दे देते बिल्कुल। लेकिन ये याद रखे, पावर को किस केस में है डायरेक्टर के पास? कैजुअल वैकेंसी के केस में। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में शेयर होल्डर की आसानी के लिए रिक्वायरमेंट ये रखी गई है कि जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। लेकिन ये ध्यान में रख लीजिए, इसमें लिस्टेड कंपनी का केस है तो कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है। लिस्टेड कंपनी का केस होगा तो कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड। अनलिस्टेड है तो अगर मिनिमम नंबर से नीचे आ गए डायरेक्टर तो फिर रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर मिनिमम नंबर की तादाद पूरी हो रही है तो अनलिस्टेड के केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से सुन लें, लिस्टेड कंपनी का केस है, कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है हर केस में। अनलिस्टेड है तो किसी केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, किसी में रिक्वायर्ड नहीं। किस केस में रिक्वायर्ड है? जब मिनिमम नंबर से तादाद कम हो रही हो तब रिक्वायर्ड है, और अगर मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं फिर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के केस में लाने टाइम बताया कितने ऐसे में कैजुअल वैकेंसी फिल कर दें? 90। अनलिस्टेड के केस में नहीं बताया, उसमें जितना जल्दी हो सके कर ले, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, जितना जल्दी हो सके कर ले। टेन्योर क्या होगा कैजुअल वैकेंसी में? अच्छा, ये एक अहम क्वेश्चन है। एक डायरेक्टर मिस्टर असलम को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया, 2 साल के बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह पे जो मिस्टर बदर आएगा वो 3 साल के लिए आएगा कि रिमेनिंग पीरियड के लिए? रिमेनिंग पीरियड के लिए, क्योंकि वो कैजुअल वैकेंसी है ना। कैजुअल वैकेंसी में टेन्योर 3 साल नहीं है बल्कि क्या है? रिमेनिंग पीरियड। शाबाश, क्लियर हुई बात? नॉमिनी डायरेक्टर, इसको कौन अपॉइंट करेगा? जो नॉमिनेट कर रही है वही करेगा। याद रखिए, ये वाले जो डायरेक्टर्स है ना, ज्यादातर जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है ये वाला केस होता है। ये वाले डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन होता है, फर्स्ट डायरेक्टर के लिए इलेक्शन, कैजुअल वैकेंसी के लिए भी इलेक्शन, और ज़हन में रखिएगा नॉमिनी डायरेक्टर्स के लिए भी इलेक्शन नहीं होता। इनको बैकएंड पे जिन्होंने लोन दिया हुआ है या जिन बॉडी का, हाँ, वो नॉमिनेट करेंगे, वो नॉमिनेट करेंगे। क्लियर? और आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं ना, एक तो ये कि इनका इलेक्शन नहीं होता, दूसरा इनका टेन्योर भी नहीं होता जितने मर्जी साल। जब तक फेडरल गवर्नमेंट है ना, उसने अपना बंदा, जब तक उसके पास शेयर होल्डिंग है, जब तक उसके पास उसने लोन दिया हुआ है, तब तक उसके पास पावर है। वो चाहे तो साल के बाद अपना बंदा चेंज कर लेगा किसी और को, नो, क्योंकि जो फेडरल नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली कोई सरकारी अफसरान होते हैं, अगर बैकएंड पे फेडरल गवर्नमेंट हो, या अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कोई ना कोई कंपनी का एम्प्लॉय होगा। तो जब उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, उनकी जगह पे दूसरे लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर का तरीकाकार थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट डायरेक्टर का तरीकाकार थोड़ा सा अलग है, कैजुअल वैकेंसी का तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये एक्सेप्शनल या रेयर केस है। ये कौन से है? रूटीन में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है? रूटीन में इलेक्शन के जरिए से, इलेक्शन के जरिए से। तो ठीक है, ये अब लाइन आपको समझ आई होगी कि इसे गवर्नमेंट बॉडी कहते हैं टिल प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी। जब तक नॉमिनेटिंग बॉडी का दिल करे तब तक उनका टेन्योर होगा। क्लियर? क्या डायरेक्टर्स को क्रेडिटर्स नॉमिनेट कर सकते हैं? जैसे क्रेडिटर्स हम रात को लोन दिया हुआ, जैसे बैंक्स, क्यों क्रेडिटर्स क्यों नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को? लोन दिया ताकि वो देखे कि लोन की शर्तें पूरी कर रही है कि नहीं कंपनी। ये ना कंपनी सारी खाली हो जाए फिर बैंक को पता चले ये खाली। तो जब उनका बंदा उनके डायरेक्टर में शामिल होगा तो जैसे जैसे फैसले गलत होंगे वैसे वैसे
क्राइटेरिया को रिपोर्ट मिलती रहेगी जी। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है ना, ये डिपेंड करता है। अगर तो ये बाय क्रेडिटर है ना, तो इसको बिजनेस से गर्ज नहीं होती, ये मीटिंग में मौजूद जरूर होता है। इसको गर्ज होती है कि जी हमने जो लोन दिया है ना, उसके जैसे लोन में शर्त है कि पहले इंटरेस्ट बाद में डिविडेंड, तो ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है पेमेंट और डिविडेंड पहले, ये उसको देखता है। और जो बाकी के डायरेक्टर होते हैं ना, ये जो फेडरल नॉमिनी है, जो फेडरल गवर्नमेंट का है, ये शेयर होल्डिंग के तौर पे, इन दोनों में भी फर्क है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, ये हैं ये दोनों नॉमिनी डायरेक्टर, लेकिन लॉ ने इन दोनों की कैटेगरी अलग-अलग क्यों बनाई है? बता सोचे, इसके पास शेयर होल्डिंग की पावर है, ये है इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर, ये है इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन। तो बाज़ औक़ात इसके पास कुछ हो सकता है और इसकी प्रेफरेंस हो, इसकी प्रेफरेंस कुछ और हो। तो नॉमिनी डायरेक्टर्स की दो टाइप्स हैं, दोनों में फर्क है, या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर भी कह सकते हैं, दोनों में फर्क है। कुछ समझ आए बात? ये बाय गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट के आगे लिखा हुआ है हु इज शेयर होल्डर, ये देखिए एक्सेप्शन वाले में देखिए लिखा हुआ है, जहां पे 4 एक्सेप्शन है डायरेक्टर्स, उसमें देखें नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव के साथ आगे उसे लिखा होगा, ये बॉडी कॉर्पोरेट या फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर होल्डिंग का लफ्ज लिखा होगा, और क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट लिखा होगा इस तरह की बात। रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर, ठीक है भाई, समझ आ रहा है दोनों? बहरहाल, तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट, सब्सिक्वेंट, कैजुअल वैकेंसी और नॉमिनी। और इनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, उनका टेन्योर क्या होगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, बताइए। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, कितने अर्से टेन्योर क्या है, फर्स्ट एग्जाम। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, कैसे, एजीएम इलेक्शन के जरिए से, और इनका टेन्योर क्या होगा, और शॉर्टर पीरियड इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, डायरेक्टर, टेन्योर क्या होगा, रिमेनिंग पीरियड। लेकिन इसमें किसी केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, किसी केस में फिल करना रिक्वायर्ड नहीं है। लिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड है, और अनलिस्टेड के केस में डिपेंड करता है, अगर मिनिमम नंबर पूरी हो रही है तो रिक्वायर्ड नहीं, वरना रिक्वायर्ड। और नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट या क्रेडिटर, और इनका टेन्योर क्या होगा, टिल द प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी। क्लियर हो गया? अथॉरिटीज डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, उसका टेन्योर क्या होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। जी पूछिए, सवाल क्या है, 1 मिनट है जी, पूछिए सवाल, पूछ रहे थे आप, पूछो सर। जो फर्स्ट डायरेक्टर की डेथ हो जाए फर्स्ट एजीएम से पहले, तो वो भी कैजुअल, हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर की अगर डेथ हो जाए फर्स्ट एजीएम से पहले, तो भी ये कैजुअल वैकेंसी होगी, और उसमें कैजुअल वैकेंसी वाला रूल लगेगा, यानी जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के लिए। इलेक्शन होता है इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, और ये है प्रोसीजर किन कंपनीज के लिए, हैविंग शेयर कैपिटल। जिन कंपनीज का शेयर कैपिटल नहीं है उनका भी इलेक्शन होता है, लेकिन लॉ कहता है उसका तरीका आर्टिकल्स में मेंबर्स को डिसाइड करेंगे इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि अगर शेयर कैपिटल नहीं है ना, तो सारे मेंबर्स की पावर एक जैसी हो जाती है। अगर शेयर कैपिटल हो तो वो तो फिर डिपेंड करता है ना, जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उसकी पावर ज्यादा, जिसके पास कम शेयर है उसकी पावर कम है। लेकिन जब कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी तो उस सूरत में तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। ऐसी सिचुएशन में कंपनी खुद डिसाइड करेगी अपने आर्टिकल्स में कि उसका इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। तो ये इलेक्शन का जो हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह की कंपनीज के लिए है, हैविंग शेयर कैपिटल, और किस तरह के डायरेक्टर्स के लिए है, सब्सिक्वेंट। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? इस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में लिंक समझ आ गया? ये अपॉइंटमेंट आगे हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या होंगे, मेन स्टेप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। सबसे पहले रिटायरिंग डायरेक्टर कौन से हैं, जो एजीएम में रिटायर हो रहे हैं। रिटायरिंग डायरेक्टर फिक्स करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। नंबर ऑफ नेम नहीं, नेम, ठीक है जी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कितने डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर, ठीक है।
फिर मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। मीटिंग का एजीएम का नोटिस होता है ना, क्या नोटिस के बगैर एजीएम हो सकती है? बोले नहीं। क्या नोटिस के बगैर एजीएम हो सकती है? नहीं हो सकती। नोटिस आएगा। एजीएम के नोटिस में लिखा, किसी भी मीटिंग के नोटिस में लिखा होता है पर्पस, कि क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, एजेंडा। तो बिजनेस, इस मीटिंग के नोटिस में भी एजेंडा डिस्कस होगा। उस एजेंडा में रूटीन की चीजें भी होगी, बाकी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करना है, डिविडेंड को भी डिस्कस करना है, ठीक है, ऑडिटर वगैरह दूसरी चीजें भी डिस्कस करती है। लेकिन खास तौर पे चूंकि हम डायरेक्टर्स का कंसेप्ट पढ़े हैं, तो इस नोटिस में खास तौर पे डायरेक्टर्स के हवाले से भी डिस्कशन होगी। क्या कि ये डायरेक्टर हैं जो रिटायर हो रहे हैं और इतने डायरेक्टर हैं जो नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट होने हैं। ये याद रखिए, इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये मेंशन होते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने क्या किया? नंबर डिसाइड किए। कितने? जैसे इन्होंने कहा कि 10 डायरेक्टर्स। और कब डिसाइड किए? मीटिंग से 35 दिन पहले। 7 का पढ़ाता है आपको, बट ठीक है, कंसेप्ट आसान हो गया। 35 दिन पहले जनरल मीटिंग, क्या डिसाइड किया डायरेक्टर्स ने? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। फिर मीटिंग से कम 21 दिन पहले, जिस दिन नोटिस भेजना है, कम 21, यानी 25 दिन पहले भी भेज सकते हैं, 30 दिन पहले भी भेज सकते हैं, लेकिन 15 दिन पहले नहीं भेज सकते। मीटिंग से 21 दिन पहले डायरेक्टर्स ने नोटिस भेजा। किस चीज का? एनुअल जनरल मीटिंग का। किसको भेजा? मेंबर्स। इसमें क्या लिखा? बाकी की चीजें भी जरूरी लिखी डायरेक्टर्स के हवाले से, कि इस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी होगा। हमारे पिछले ये साथी जो हैं ये रिटायर हो रहे हैं, ये इनके नाम है, और आइंदा के लिए हमने 10 डायरेक्टर्स की तादाद मुकर्रर की है। ये चीज लिखी होगी और ये नोटिस किसको दे दिया जाएगा? मेंबर्स को। ठीक है, ये अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या हर एजीएम के नोटिस में डायरेक्टर्स वाली बात डिस्कस हुई होगी? शाबाश। जिसमें अपॉइंटमेंट होनी, क्योंकि आपको पता है 3 साल बाद, ये हर साल थोड़ी अपॉइंटमेंट होती है, तो जिस रेलिवेंट जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होनी होगी। तो ये बात समझ आ गई आपको नोटिस मीटिंग का भेजना है कितने दिन पहले? जिसमें रिटायरिंग डायरेक्टर का नाम होगा, लेकिन जिनको अपॉइंट करना है, नंबर और नाम समझ आ रहा है भाई? अच्छा, नोटिस मिल गया, मेंबर्स घर बैठे थे, उनको नोटिस मिल गया। जैसे मैं डायरेक्टर, मैंने ये सारे मेंबर सबको नोटिस भेज दिया। अब क्या होगा? जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपनी अपनी इंटेंशन फाइल करेगा कंपनी को, कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, बचपन से शौक है, एक मौका दीजिए मुझे। डायरेक्टर कहेंगे हमने क्या मौका देना है, आप अपनी एप्लीकेशन डालें, इलेक्शन होगा, तो अगर आपको वोट मिल गए तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे। तो अब जितने भी डायरेक्टर्स ख्वाहिशमंद हैं, डायरेक्टर, जितने भी पर्सन, जितने भी मेंबर्स ख्वाहिशमंद है डायरेक्टर बनने के लिए, वो अपनी अपनी एप्लीकेशन या इंटेंशन फाइल करेंगे कंपनी को। कितना अर्सा पहले? मीटिंग से 14 डेज, 16 दिन पहले। ठीक है, यानी इनके पास इफेक्टिवली 7 दिन का टाइम है। 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एप्लीकेशन बना के कंपनी को दे देना। मीटिंग से 14 डेज पहले फाइल नोटिस विद कंपनी, और अगर चाहे तो ये इस नोटिस को विड्रॉ कर सकते। जैसे बात का जनरल इलेक्शन में भी होता है ना, एक उम्मीदवार दूसरे के हक में बैठ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरे वोट भी इस वाले को दे दो। तो अगर कोई पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता था वो अपना नोटिस विड्रॉ करना चाहे, कर सकता है, मीटिंग से पहले किसी वक्त भी कर ले। 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या था? डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए 35 डेज बिफोर, फिर नोटिस भेजा 21 डेज, फिर फाइल, इंटेंशन फाइल की डायरेक्टर। अच्छा, आप जरा सोचिए, डायरेक्टर के पास ये एक पर्सन ने इधर से इंटेंशन फाइल की, एक ने इधर से की, एक ने इधर से, 15 इंटेंशन आ गई। शेयर होल्डर 100 है। क्या इन सारी इंटेंशन के बारे में मेंबर्स को बताना चाहिए कि नहीं? क्यों बताना चाहिए? ताकि वो डिसाइड कर लें कि कितने उम्मीदवार हैं, मैंने किसको वोट देना है, बल्कि मैंने किसको वोट देना है। मैंने मल्टीपल वोट्स, ये जनरल इलेक्शन थोड़ा ही है, किसको वोट देना है। सिर्फ ये नहीं, किसके लिए भिजवा रहे हैं, ताकि डिसाइड कर ले मेंबर
कि मैंने किस किस को वोट देना है। अच्छा, अब ये किस किस को वोट देना है, इसके पीछे साइंस अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये एग्री कर ले मेरे साथ कि क्या सारे मेंबर्स को मीटिंग में आने से पहले ये पता होना चाहिए कि कैंडिडेट कौन कौन है, ताकि वो डिसाइड कर ले मैंने किस किस को वोट देना है। शाबाश। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन सारे कैंडिडेट्स की कंपनी लिस्ट बनाती है और फिर इस लिस्ट को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है किसको, मेंबर्स को। और ये 7 दिन पहले, एजीएम से 7 दिन पहले ये नोटिस सेंड करना है मेंबर को, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो अखबार में भी इश्तिहार दे देना। स्टेप नंबर 1 में नंबर डिसाइड किए, स्टेप नंबर 2 में नोटिस भेजा, स्टेप नंबर 3 में इंटेंशन आई डायरेक्टर की तरफ से, और स्टेप नंबर 4 में कंपनी ने लिस्ट बना के 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को भी भेज दी, और लिस्टेड कंपनी है तो पब्लिश भी कर दिया। कंपनी लाना लिस्टेड कंपनी के केस में कहता है जो अहम चीजें होना अखबार में भी छुपवा दिया करें, तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स की तादाद ज्यादा होती है ना, तो बात किसी शेयर होल्डर को टाइम पे लेटर वगैरह नहीं पहुंच पाते। ये हो गया, हमारा लिस्ट पहुंच गई। अब सबने डिसाइड कर लिया कि मैंने किस किस को वोट देना। अब आ गया इलेक्शन का दिन। कौन सा दिन? इधर मीटिंग हो रही, सारे मेंबर्स बैठे हैं। सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि क्या हमने जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है या उतनी, और या उससे कम। इसलिए कि अगर तो जो डायरेक्टर अपॉइंट करने थे 10, एप्लीकेशंस आई 8 की, तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे बिला मुकाबला मुंतखब जीत गए। इसको कहते हैं अनअपोज्ड डायरेक्टर। क्या कहते हैं? अनअपोज्ड डायरेक्टर। अच्छा, अगर 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने थे और एप्लीकेशंस आई 10 की, तो इलेक्शन होगा? नहीं होगा। सारे के सारे बिला मुकाबला मुंतखब अनअपोज्ड डायरेक्टर। लेकिन अगर 11 की एप्लीकेशन भी आ गई ना, तो अब इलेक्शन होगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर ले मीटिंग में कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जो नंबर फिक्स किए हैं वो कितने हैं। अगर तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल या लेस हैं, इलेक्शन वो बिला मुकाबला बोलते हैं। यहां पे स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर 10 हमने अपॉइंट करने थे, लिस्टेड कंपनी है और एप्लीकेशन 6 की आई, क्या होगा? 6 पॉइंट हो, लेकिन मिनिमम तो 7 होने चाहिए, तो 7वां कैजुअल वैकेंसी के तौर पे पॉइंट हो जाता है। डायरेक्टर फिर जो आते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है 7वां इसको कर लेते हैं। नहीं होती, लेकिन क्या करें? क्या करें? दोबारा करवाएं? क्या करें? कोई हल है आपके पास? इससे बेहतर हल है तो बता दें। नहीं, गुजारा करने से आगे का। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्सीडेड नंबर ऑफ फिक्स डायरेक्टर, आए 15 अपॉइंट करने हैं, टोटल 10 फिक्स, एप्लीकेशन आ गई 15 की, क्या करेंगे? पोल कंडक्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? पोल। अच्छा, वोट के ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है शो ऑफ हैंड, एक होता है पोल। शो ऑफ हैंड, पोल। शो ऑफ हैंड होता है पब्लिकली वोट देना, कि कितने लोग चाहते हैं कि इस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, हाथ उठा दीजिए, ये है शो ऑफ हैंड। पोल होता है सीक्रेट, जब ये मर्जी होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं अच्छा भाई इस बंदे को डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ है, जो जो चाहते हैं आप सारे एक पर्ची बनाएं, और जो जो चाहते हैं कि इसको अपॉइंट होना चाहिए, तो हर पर्ची पे 2 खाने बने हैं, यस वाला कि नो वाला, तो यस पे ठप्पा लगा दें, और जो चाहते हैं नहीं, नो पे। पर्चियां बना के फिर बैलेट बॉक्स में डाल दी जाती है। ये तरीकाकार होता है पोलिंग का, इसे सीक्रेट वोटिंग भी कहते हैं। शो ऑफ हैंड है ओपन वोटिंग, और पोलिंग है तरीका का सीक्रेट। जो डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा ये किस तरीके से होगा? पोलिंग के जरिए से। शो ऑफ हैंड के जरिए से नहीं होगा, पोलिंग के जरिए से होगा। ये बात समझ आ गई? इसमें हर मेंबर के पास एक नहीं कई वोट होंगे। शाबाश। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतने भी नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई कर लो कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। अगर एक बंदे के पास 1 लाख शेयर्स है, कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है? 10 को के 15 को? 15 की तो एप्लीकेशन आई थी, 10 को करना है, 10 को करना है, 10 को। तो 1 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर हो गए, 10 लाख वोट हो गए सब। अच्छा, एग्जाम में याद आ गया, इसी बहाने गलती, एग्जाम में इस कंसेप्ट में नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ वोट को मिक्स नहीं करना। नंबर ऑफ शेयर और चीज है, वो चीज है।
ठीक है, शेयर लिख ले, शेयर होल्डिंग इज नॉट इक्वल टू वोटिंग पावर। शेयर होल्डिंग इज नॉट इक्वल टू वोटिंग पावर, ये लिख ले, शेयर होल्डिंग इज नॉट इक्वल टू वोटिंग पावर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ वोट में फर्क है। अच्छा फिर बताइए, जिसके पास 5000 शेयर हैं उसके पास कितने वोट हैं? 50,000। जिसके पास 200 शेयर्स हैं 2000 वोट्स आ गए। कैसे कैलकुलेट समझ आई? फिर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है आपके पास वोट है 2000 और ये बैठे हैं 4 कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट है, ये 15 कैंडिडेट सारे, ठीक है, आगे 4000 वोट है, देख किसको वोट देना है? वोट दे भाई, इसको वोट, कितने वोट? सारे इसी को दे देने हैं, पक्का। इसके पास 4000 आ गए, इन भाईजान के पास 1 लाख वोट्स हैं, वोट्स आपने किस किस को देने हैं? इस भाई को कितने? 50,000 और बाकी 50 किसको? यानी वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भाई आप बताइए, आपने किसको वोट देने हैं? सबको बराबर। इनके पास है 10 लाख, सबको बराबर 2.5 लाख, इसको 2.5, इसको 2.5, इसको 2.5, इसको, ठीक है। आपने किसी को भी नहीं वोट देना है? नहीं, वो कह रहे मैंने किसी को भी नहीं वोट, इसके वोट किसी को भी नहीं। आप वो कह रहे सर जी मेरे पास 5000 वोट हैं, 3000 इसको, 1500 इसको, 500 नहीं किसी को देने। यानी इन शॉर्ट आपके पास एक दफा नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट हो गए ना, तो आप उसे डिफरेंट कैंडिडेट्स में अपनी मर्जी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे सारे के सारे एक को दे दें, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दे दें, चाहे किसी को भी ना दें, ठीक है जी। मेंबर कैन गिव वोट टू डिफरेंट कैंडिडेट्स। इसमें खास तौर पे ध्यान में रखिएगा ये इक्वेशन, हर मेंबर के कितने वोट्स होंगे? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय दैट टू बी दैट। और जब ये तादाद आ जाए उसके बाद चाहे तो जिसको जितने मर्जी वोट्स दे दें। क्लियर होगी ये बात? अच्छा चलिए, अब टाइम हो गया। ये रिटायर्ड डायरेक्टर्स वाली बात जो है ना, ये फिर हम कल पढ़े। यहां तक बताइए आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया? जरा दिखाइए। हाँ ठीक है, ये ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, असाइनमेंट मिल गई आपको? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।